अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने दो रिएक्शन लिखे हैं। सोडियम मेटल इंतहाई रिएक्टिव मेटल होती है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो बहुत फास्ट होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि वो फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और उनको एक सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो एरो है उसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। इस किस्म के रिएक्शंस जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उस किस्म के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मैस कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस किस्म के रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम डबल एरो जो है उसकी मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस किस्म के रिएक्शंस को जो दो डायरेक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको आप बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी हमने चाहे वो रिएक्शन स्लो है चाहे फास्ट है, हमें पता है कि जितना भी मैस हम रिएक्टेंट्स का यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। द रीजन इज दैट कि प्रोडक्ट्स कुछ देर के बाद वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस किस्म के रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है, जब हम केमिकल इंडस्ट्रीज में इस तरह के रिएक्शन से डील करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है स्टिकोमेट्री का, जिसकी मदद से हम जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो थ्योरेटिकली हम जो यील्ड बनने वाली है इस प्रोसेस में इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है उस केस में उसके ऊपर हम स्टिकोमेट्री अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इस किस्म के रिएक्शन को समझने के लिए और रिएक्शन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने से ये वाज़ेह हो गया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस किस्म के रिएक्शन को डील करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, सो नो हमने ये समझना है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। चले, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिएक्शन के रेट्स को इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो आपके सामने मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक वेसल है जिसमें आपने शुरू में हाइड्रोजन गैस ली और नाइट्रोजन गैस ली। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे
कुछ देर के बाद वहां पे एक तीसरा कंपोनेंट भी शामिल हो जाएगा, दैट इज अमोनिया। इसका मतलब है जब ये रिएक्शन चल रहा होगा तो इस कंटेनर के अंदर तीन चीजें होंगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं, और अमोनिया जो कि प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन के दौरान बना है और वहां मौजूद है। यानी रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यहां पे खत्म नहीं होते, रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं रिएक्शन मिक्सचर में और प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम ये ग्राफ की सूरत में इसको देखते हैं। सो हियर इज द कंसंट्रेशन एंड हियर इज द टाइम। ठीक है, यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में जल्दी जल्दी से कोलाइड करते हैं, और जब जल्दी से कोलाइड करते हैं तो वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, रिएक्शन के स्टार्ट में जब टाइम t 0 है तो रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है, यानी रिएक्टेंट्स जल्दी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे एक्सप्रेस करें तो लेट्स सपोज रिएक्शन के स्टार्ट में टाइम t 0 पे अगर हम रिएक्टेंट्स को जनरली अगर हम R से एक्सप्रेस कर ले, मैं दोनों को R से एक्सप्रेस कर रहा हूँ और इसको P से यानी प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो रिएक्शन के स्टार्ट में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज 0, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्शन के स्टार्ट में जल्दी से रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स में जल्दी कमी होगी, यानी रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, और जितनी रिएक्टेंट्स में कमी होगी इट मीन रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो प्रोडक्ट्स की जो कर्व है उसी तेजी से ऊपर जाएगी। ठीक है जी, तो आप देखा रिएक्शन के यहाँ तक आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में कमी हो रही है। इस टाइम पे जाके यहाँ पे जाके हमें क्या फील हो रहा है, नो दिस इज द कर्व फॉर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट्स। सो आफ्टर दिस टाइम यहां से लेके यहां तक हमें तो लग रहा था कि जैसे रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी हो रही थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा था। लेकिन इस टाइम के बाद ये देखें, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट हो गई है, इट मीन उसके बाद ना तो रिएक्टेंट्स में फर्दर डिक्रीज हो रही है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, और प्रोडक्ट में भी फर्दर इजाफा नहीं हो रहा, इट मीन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पे आके द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म हो गई, मतलब अब उनमें फर्दर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो बच्चों जब कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है ना, तो रिएक्शन के प्रोसीड होने की अलामत क्या होता है? अलामत ये होता है कि जो रिएक्शन प्रोसीड होगा रिएक्टेंट्स में ग्रेजुअली कमी आनी चाहिए और प्रोडक्ट्स में ग्रेजुअली इजाफा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम के बाद ना तो रिएक्टेंट्स में फर्दर डिक्रीज आ रहा है, ना प्रोडक्ट में फर्दर इजाफा हो रहा है। तो अब इस टाइम पे हमारे सामने जो हमारी जहन में जो बात आती है वो दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन, कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। पहली बात जो हमारे जहन में आएगी वो क्या होगी कि भाई रिएक्शन स्टॉप हो गया, इसी वजह से अब ना तो रिएक्टेंट्स में कमी आ रही है ना प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी कि अब रिएक्शन स्टॉप हो गया है। उस केस में हम उसको स्टैटिक वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट पे जाके जहां पे अब फर्दर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। और चूंकि हम एक केमिकल रिएक्शन से डील कर रहे हैं इसलिए इस किस्म के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अभी हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें कि इसकी नेचर कैसी है। पहली कंडीशन क्या है? इस पॉइंट के बाद पहली जो बात हमारे ध्यान में आती है वो क्या है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। इट मीन अगर स्टॉप हो गया है
तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टैटिक। ठीक है जी। अब दूसरी बात, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होते हैं, मूविंग इक्विलिब्रियम भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कभी देखा होगा कि मौत के कुएं में एक बाइक चल रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, ठीक है। अब बिल्कुल वर्टिकल बाइक मूव कर रही है उस कुएं में, लेकिन वो गिरती क्यों नहीं है? वो जो बाइक है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जो कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो मूविंग होता है। तो दूसरी बात जो हमारे ज़हन में आती है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन इसलिए चेंज नहीं हो रही कि जिस रेट से या जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ये वाली कंडीशन हो गई, उस केस में क्या होगा? रिएक्टेंट्स बन रहे हैं और उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस केस में भी इस रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होगी, यानी यूनिफॉर्म हो जाएंगी। उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? सेकंड कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज डायनामिक वन। उसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो बच्चों, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, अभी तक जो आपको समझ आई है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? अगर स्टैटिक है तो इसका मतलब है रिएक्शन स्टॉप हो गया। अगर डायनेमिक है तो इसका मतलब क्या होगा? कि रिएक्शन चल रहा है। जी जी। तो आपने क्या कहा कि स्टैटिक नहीं हो सकता। स्टैटिक इसलिए नहीं हो सकता कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद हैं, देखें, जब मॉलिक्यूल्स वहां मौजूद हैं तो मॉलिक्यूल कभी भी वहां पे साकन स्टिल नहीं होते, हमेशा मूवमेंट में होते हैं। रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? मूव कर रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। ठीक है। तो अब इस सारी बात को समझने के बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? इट इज अ स्टेट ऑफ अ reversible chemical reaction at which the rate of forward reaction is exactly equal to rate of reverse reaction. ठीक है। So at this state there is uniform composition of reaction mixture, यानी अब रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा। उस केस में रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखें। इसको हम आपके दोबारा समराइज कर देता हूं। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? सो केमिकल इक्विलिब्रियम डील विद रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट विच देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज इस स्टेट में rate of forward reaction is exactly equal to rate of reverse reaction. So chemical equilibrium is always a dynamic equilibrium. It is not a static equilibrium. ठीक है। तो जी उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे तो आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, टाइम अगेंस्ट कंसंट्रेशन। तो आप देखें रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दोनों की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट मीन उसके बाद फर्दर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और केमिकल इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करने की